देखो यूनिट वेक्टर यहाँ पे सुन लो, लिखो यूनिट वेक्टर। बात ना करो, चलो देखो यूनिट वेक्टर लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर, then unit vector in the direction of vector A is denoted by a cap लिख देते हैं वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एंड डिफाइंड एज फॉलोज। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइंड करते हैं? ए कैप इज इक्वल टू लिख देते हैं वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की डिस्टेंस को उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई वेक्टर है ओ ए, तो ओ से ए तक की डिस्टेंस को वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ओ से ए तक की लेंथ को वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड करेंगे, जिसको ओ ए लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर ओ ए की लेंथ इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की डिस्टेंस उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं? ए कैप से। और उसको डिफाइन कैसे करते हैं? वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x axis is denoted by I cap. In the direction of y axis is denoted by j cap, and in the direction of z axis is denoted by, किससे डिनोट करते हैं? k कैप से। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये x एक्सिस है, ये यहाँ x एक्सिस मान लिए, ये y एक्सिस है, मान लो इधर z है। x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं I कैप से, और y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं j कैप से, और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं k कैप से। तो मान लो यहाँ पे O से A तक की लेंथ 5 यूनिट है, OA इज इक्वल टू क्या है? 5। तो यहाँ पे OA को वेक्टर के रूप में जब लिख दोगे तो 5 के आगे उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो यहाँ से OB इज इक्वल टू है 7, OB इज इक्वल टू मान लो 6 है, तो OB को वेक्टर के रूप में जब लिखोगे तो 6 के आगे OB की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पे लिखोगे। यदि मान लो OC इज इक्वल टू आपके पास 7 है, तो OC को वेक्टर के रूप में जब लिखोगे तो 7 के आगे उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पे लिखना पड़ता है। ठीक है, यदि मान लो OA इज इक्वल टू, OA की लेंथ क्या है आपके पास? जैसे मान लो कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट से हम x एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा किए और y एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, इसका कोऑर्डिनेट SY है। तो O से A तक की डिस्टेंस x होगी और O से B तक की डिस्टेंस y होगी। तो ये O से A तक की डिस्टेंस जैसे जब 5 था तो OA के रूप में लिखे तो 5 I कैप लिखे, तो O से A तक की डिस्टेंस जब x हो जाएगा तो OA इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? XI कैप। अब O से B तक की डिस्टेंस मान लो y है, तो OB को वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? OB की y के आगे क्या लगा देंगे? उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे OA बराबर यहाँ क्या हो जाएगा फिर? XI कैप। OB बराबर क्या हो जाएगा? YJ कैप। y एक्सिस डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे OB और AP पैरेलल, जब पैरेलल वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो उनको इक्वल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो OB, जो यहाँ पे OB वेक्टर है वो पैरेलल है किसके? AP के।
और OB की लेंथ भी AP के इक्वल है। ये दोनों को वेक्टर के रूप में इक्वल लिखा जा सकता है। वेक्टर के रूप में इक्वल तभी लिखा जा सकता है जब दोनों पैरेलल हो, दोनों की लेंथ सेम हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो उसको सेम वेक्टर लिखा जाएगा। तो AP इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू वेक्टर AP लिखा जा सकता है। तो OB इज इक्वल टू आप देख चुके हो कि बाई जे कैप है, यह बाई जे कैप है, तो इज इक्वल टू वेक्टर AP हो जाएगा। तो वेक्टर AP इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, बाई जे कैप। अब ये जानते हो कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से होगा क्या, यहाँ पे OP इज इक्वल टू क्या होगा, OP इज इक्वल टू क्या होगा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से, OA प्लस AP, OA प्लस AP। आपको पहले दिन बताए थे कि एक वेक्टर है OA और दूसरा वेक्टर है AB। तो OA वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट A है, इनिशियल पॉइंट O है, और AB वेक्टर का इनिशियल पॉइंट A है और टर्मिनल पॉइंट B है। तो पहले वेक्टर की इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनता है वे दोनों वेक्टर का सम कहलाता है। इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे OA प्लस AB इज इक्वल टू BO नहीं बोलना है, इसका उल्टा बोलना है। तो BO का उल्टा क्या होगा, OB। ठीक है, तो OA प्लस आप लोगों को बता रहे हैं, आए नहीं थे आप लोग इसलिए बता रहे हैं। तो OA प्लस AB इज इक्वल टू होता है BO नहीं, BO का उल्टा OB। क्रम से नहीं बोलना है, OA प्लस AB इज इक्वल टू BO नहीं बोलना है, क्या बोलना है, OB। तो यहाँ पे देखो OA प्लस AP इज इक्वल टू क्या बोलोगे, PO नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, OP। क्या बोलोगे, OP। तो यहाँ पे क्या होगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू होगा OA प्लस AP। क्या लिखोगे, OA प्लस क्या लिखोगे, AP, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो OP इज इक्वल टू क्या है, OA के स्थान पे, सुनो इतनी गूढ़ रहस्य वाली चीज बताने जा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं बता रहे, थोड़ा प्रूफ करके फिर भी ये बात करने लगते हैं। OP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OA प्लस AP, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो OA के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताए SI कैप लिख देंगे। क्या लिख देंगे, SI कैप। और यहाँ पे AP के किसके, AP पैरेलल भी है OB के, AP के लेंथ भी है OB के इक्वल, डायरेक्शन भी है सेम, तीनों चीज सेम होगी तब उसको इक्वल लिखा जाएगा। दोनों वेक्टर को इक्वल कब लिखा जाता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों पैरेलल भी हो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, तो यहाँ देखो OB की और AP की लेंथ भी सेम है। ठीक है, फिर क्या है, इसकी दोनों पैरेलल भी हैं, फिर क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों का इक्वल वेक्टर लिखा गया। ठीक है, यहाँ देखो OB इज इक्वल टू AP, OB इक्वल भी OP पैरेलल AP, OB इज इक्वल टू AP, दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से OB इज इक्वल टू AP वेक्टर लिख दिया गया। तो AP के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि OB वेक्टर तो दिखा चुके हैं ना बाई जे कैप, तो AP वेक्टर भी क्या होगा, बाई जे कैप होगा। इसका मतलब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो क्या लिखेंगे, वहां पहले लिखेंगे एब्सिसा पाई कैप प्लस ऑर्डिनेट जे कैप। ठीक है, जैसे मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे, मान लो P पॉइंट का, तो OP इज इक्वल टू जब लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप। रीजन क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार 3D के केस में है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हो, 1 2 3 दिया हो, तो OP इज इक्वल टू क्या लिख दिया करोगे, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप लिख दिया करोगे। ये कहलाएगा पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा, पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर। अब वैसे आप जानते हो इसमें PGT लगा दो, तो O से P तक की मान लो लेंथ निकालना चाहते हो, O से P तक की लेंथ, तो O से P तक की लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, O से P तक की लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस लगा सकते हो आप, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे S है, ये क्या है, y है। तो OP इज इक्वल टू आप लिखोगे OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो OP के स्थान पे क्या लिख सकते हो, OP लिखे रहो, OP का स्क्वायर ही, यहाँ पे लिख दो S स्क्वायर, ये y स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर जब हटाओगे तो क्या होगा, रूट में लग जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये OP क्या है, O से P तक की लेंथ है, तो O से P तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। वेक्टर, किसी वेक्टर की इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की डिस्टेंस को उसका मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो OP का मतलब क्या हुआ, OP का मतलब हुआ वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल गया, OP, ये भी OP है, ये क्या होगा, OP का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास P का पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू दिया गया है,
क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो क्या कर दोगे, आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ के बराबर। ठीक है, तो एक्स आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, एक्स है, और जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, वाई है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कर दोगे, वाई का स्क्वायर करके रूट लगा दिया करोगे, तो क्या आ जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, तो उस वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होगा उनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जोड़ करके रूट लगाएंगे, तो वे क्या कहलाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो कहां से प्रूव हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना, तो ओपी इज इक्वल टू देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, ओपी का मतलब ही होता है ये वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ओ से पी तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड। इसको डिनोट करने की परंपरा है, वेक्टर ओपी का मॉड लगा देते हैं, वेक्टर ओपी का मॉड। तो ओपी का ये मैग्नीट्यूड हुआ ओपी, ओ से पी तक की लेंथ है। ठीक है, ओ से पी तक की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाले तो रूट ऑफ क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये बात साबित हो गई किसी पॉइंट पे यदि कोऑर्डिनेट दिया गया है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है पी का कोऑर्डिनेट 2 3 4, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख दिया करोगे हमेशा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो क्या करोगे, अंडर रूट कर दोगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अभी आपको अभी मान लो कहता है कोई ओपी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो बता दिया, ओपी की डायरेक्शन में कहा कि यूनिट वेक्टर भी निकालो, तभी आपको बताए कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने की तरीका क्या है, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये होता है। ठीक है, यदि आपको ओपी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ओपी के ऊपर कैप लगा दो ऐसे। ठीक है, और फिर क्या लिख दोगे, वेक्टर ओपी का वेक्टर ओपी अपॉन वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ओपी कैप, तो ओपी क्या आ चुका है, मान लो ये आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप, क्या लिख देंगे यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अपान में क्या लिख देंगे यहाँ मैग्नीट्यूड, ये अंडर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये वेक्टर ओपी की डायरेक्शन में क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर। क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की मीनिंग क्या होती है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो मान आए, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आए, 1, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने तरीका तो आपको पता है, आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके जोड़ दो, जोड़ करके रूट लगा दो, तो आ जाता है उसका मैग्नीट्यूड। सपोज करते हैं जिसको हम कहते हैं कि वेक्टर ओपी यूनिट वेक्टर है, तो कहोगे हम कैसे साबित करें कि वेक्टर ओपी यूनिट वेक्टर है, तो हम कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो यहाँ पे दिखाते हैं कैसे आएगा, ओपी और कैप लिखा है, ये 2 अपॉन क्या कर दोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, तो 9 और 4 13 29 हो जाएगा टोटल 29, तो 2 अपॉन रूट 29 हुआ आई कैप। यहाँ पे क्या 3 अपॉन रूट 29 जे कैप, यहाँ पे 4 अपॉन रूट 29 ये के कैप। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर ओपी कैप का, तो क्या करना पड़ेगा, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 अपॉन रूट 29, तो इसका स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 3 अपॉन रूट 29 का स्क्वायर, इसका क्या होगा 4 अपॉन रूट 29, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ओपी कैप का मैग्नीट्यूड तो क्या हुआ, ये 4 हो जाएगा अपॉन 29, ये होगा 9 अपॉन 29, ये क्या होगा 16 अपॉन 29। एलसीएम यदि लोगे तो क्या आएगा 29 ही आएगा, तो 29 अपॉन 29 कट गया, तो ओपी का मैग्नीट्यूड क्या आया रूट 1, और 1 के स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है उसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालने तरीका क्या है, वे वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड करने से बना हर हाल में आता है। इसलिए यूनिट वेक्टर को इस प्रकार से डिफाइन कर दिया गया कि वेक्टर जो वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा दो, और डिफाइन कैसे करेंगे, वे वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ठीक है, इस प्रकार उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो लिखे कहां तक थे, आई जे कैप करते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, लिखो इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स वाई, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी
ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तीसरा पॉइंट, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो ओ पी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखोगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। तो क्या लिखोगे, ओपी कैप, ओपी के ऊपर कैप लगा दिए, फिर क्या लिखे, ओपी का वेक्टर ओपी अपान वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो वेक्टर ओपी कैप इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपान क्या कर दोगे, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले कैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। पहले क्वेश्चन सिंपल सा देखो, फिर उस क्वेश्चन को बताते हैं। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आर, पी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, 4 और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 4, 5, देन फाइंड नंबर फर्स्ट वेक्टर पी क्यू निकालना है, नंबर सेकंड वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, नंबर थर्ड वेक्टर पी क्यू के यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तीन चीजें निकालना है यदि पी क्यू को कोऑर्डिनेट दिया है। तो लिखो, गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट क्या दिया है आप पी, जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 2, 3, 4 है, और दूसरा पॉइंट क्या है क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। तो पी का पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं, ओपी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ क्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो क्या निकालेंगे नंबर, पहली चीज क्या निकालना है, वेक्टर पी क्यू। आपको पहले दिन क्या बताए थे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पहले ओ क्यू लिखेंगे फिर बाद में ओपी लिखेंगे माइनस लगा। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ओ क्यू के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब ओपी के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, 3i से 2i निकल गया था i कैप, 4j से 3j निकला तो j कैप, 5k से 4k निकला तो k कैप, ये बच गया। तो वेक्टर पी क्यू तो आप आ गया आपके पास, पहला आंसर मिल गया। अब क्या निकालना है, वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड, वेक्टर पी क्यू का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो दूसरा चीज निकालते हैं, वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने क्या तरीका भी बताए, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये √3। तो वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी आ गया। ठीक है, अब क्या निकालोगे, पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू।
तो वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो किससे डिनोट करते हैं? पी क्यू के ऊपर क्या लगा देंगे? कैप। पी क्यू के ऊपर क्या लगा देंगे? कैप। तो इसका मतलब ये हुआ पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसको डिफाइन कैसे करते हैं अभी आपको बताए थे। वेक्टर पी क्यू लिख दोगे और अपान में पी क्यू का मैग्नीट्यूड, पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू आप निकाल ही चुके हो, ये आया है वेक्टर पी क्यू। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू आ गया √3। ठीक है, तो वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हुआ? 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब कहोगे यूनिट वेक्टर क्यों है? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो 1 आएगा कि नहीं? आएगा ना, इसलिए क्या है? यूनिट वेक्टर है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, लेंथ मीन्स उस वेक्टर की इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की लेंथ या डिस्टेंस, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे एक सामान्य क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पी क्यू को कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, फिर वेक्टर पी क्यू निकालो, पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। पी क्यू को कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। अब देखो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिया है। पहला, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट है एनसीईआरटी की। हाँ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कौन सी वाली है? पहली वाली। अब हाँ, कोई एक्सरसाइज हम लिए नवबोध लिए हैं, उसमें देख लेना। शुरुआत में यही क्वेश्चन दिए गए हैं। वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 4 जे, और एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, +5। वेक्टर सी, वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है? आई कैप -6 जे कैप, 6 जे कैप -7 जे कैप। जो कल भी बताए थे वो भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन थे, जो बताए थे सेक्शन फार्मूला पर आधारित। आए कल नहीं आए थे आप? मैथ की ट्यूशन में जानते हो, पूरे साल में एक दिन का गैप ना हो तब मैथ बनेगी। अब कभी कभी आना ना आने के बराबर, चाहे आओ चाहे ना, उसे कोई फायदा नहीं। अब देखो 3, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर की, और ये 6 के -7 के सम, इसका जोड़ देना है। सॉल्यूशन लिखो, सम ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर। वैसे क्वेश्चन लालिन पाप इसमें दिए हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप और प्लस -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। भले क्वेश्चन लॉलीपॉप दिए हैं पर आप क्वेश्चन आते नहीं है वैसे। ये सब पेपर में ना आएगी ना? हाँ, सिंपल चीजें नहीं आती बहुत है। ये सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका सबका यूज हो जाएगा, पर क्वेश्चन भी स्पेशल टाइप का रहता है। उस हिसाब से पेपर इस संडे को बनाएंगे। बोर्ड में आया इधर बड़ा डेंजर क्वेश्चन, इस तरह से दिखा ही नहीं सब। नहीं, तो ये सब बनते रहेंगे तभी वो क्वेश्चन भी बनेगा। ये नहीं है कि इनको नजरअंदाज किया जा सकता है। परंतु आप इस संडे को आप पेपर, इस संडे भी फिर उसी प्रकार का हम पेपर बनाएंगे। और यहाँ पहले शाम को टेस्ट का टाइम रहेगा 2 से 5, और सुबह पढ़ाएंगे भी 2 घंटे, ठीक है। इस संडे के टेस्ट में हम स्टेट लाइन के क्वेश्चन देंगे जो कि हम पढ़ा देंगे सुबह, और उसका लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन देंगे जिसको सुबह पढ़ा देंगे। हाँ, 2 क्वेश्चन, अब बहुत सिंपल बन भी जाएगा भी आपसे।
इतना सिंपल चीज। लाइन हाँ, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बता देंगे, मान लो वहां तक पहुंच नहीं पाते तो, पर रहेगा वहां तक स्ट्रेट लाइन का और लीनियर प्रोग्रामिंग तक, और जो क्वेश्चन बताए रहेंगे वही देंगे ना, और सिंपल है, आपके कंट्रोल में है इसलिए बता देंगे, सिंपल सी चीज है। वो लीनियर प्रोग्रामिंग के दिन में खत्म होने वाला चैप्टर, एक ही दिन में खत्म होगा। एक एक्सरसाइज है, 5-6 क्वेश्चन है और सब एक ही टाइप के, मैक्सिमम वैल्यू निकाल। नहीं पढ़ के गया था तब भी मेरा आंसर सही आ गया था। हाँ, एक ही क्वेश्चन आता क्या लीनियर प्रोग्रामिंग का। हाँ, उसमें आप कुछ पढ़ा, एक दिन में खत्म हो ही जाएगा, आप भी तैयार कर लेना, वो क्वेश्चन बन भी जाएगा आप लोगों सबसे। ये नहीं है कि बहुत दिन टाइम लगे, जैसे कि इंटीग्रेशन, जैसे एक दिन में खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में। तो यहाँ पे देखो, जो इधर टाइम लगे हैं तो उसका एवरेज यहाँ निकल आएगा। अब आई और 4i देखो कौन कौन है, ये आई ये ना है, -2i, i -2i तो -i हो गया ना, और -i और +i तो 0i। अब देखो -2j है और 4j, तो 4j से 2j निकल गया तो 2j हो गया, और 2j प्लस में है -6j तो -4j। अब के सिंपल जोड़ है, के है और यहाँ पे 5 के तो 6k, 6k -7 के तो -k कैप, ये आंसर आ गया। दोनों तीनों वेक्टर का सम आ गया। अब देखो नोट लिखो, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर OP इज इक्वल टू, आपके पास मान लो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है, देन xi कैप yj कैप zk कैप आर कॉल्ड स्केलर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी। ये xi कैप yj कैप zk कैप क्या कहलाते हैं, वेक्टर ओपी के स्केलर वेक्टर कंपोनेंट कहलाते हैं, वेक्टर ओपी के सदिश घटक वेक्टर कंपोनेंट कहलाते हैं। एंड x के y ये z आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी, आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी। जो आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट होते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं वेक्टर ओपी के, अदिश घटक। और आई कैप के साथ लिखा जाए कॉमा लगा के तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी। ठीक है, यदि वेक्टर ओपी इज इक्वल टू ये है तो अब ओपी के स्थान पे कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट जो होंगे वे क्या कहलाएंगे, स्केलर कंपोनेंट। और आई कैप जे कैप के साथ लिखा जाए कॉमा लगा दिया जाए प्लस के स्थान पे तो वे क्या कहलाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। किसका, वेक्टर ओपी का। ठीक है, अब आगे देखो, इसका मतलब ये है कि किसी भी उसका क्वांटिटी का अगर वो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई भी डायरेक्शन लगा दे, यूनिट वेक्टर लगा दे तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। हाँ, वो प्लस लगाता है। तो स्केलर क्वांटिटी है उसमें यूनिट वेक्टर लगा दें, यूनिट वेक्टर में तो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लो ए से बी तक की लंबाई आपको पता है, लंबाई पता है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको वेक्टर के रूप में लिखना, तो क्या करना है, वेक्टर के रूप में लिखने के बाद वेक्टर जब ए बी में लगाओगे ना तो क्या करोगे, 7 लिख करके वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वेक्टर ए बी तो कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन है नहीं, यदि आई कैप जे कैप फिर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 7 यूनिट होता तो 7 आई कैप लिख देते, बाई एक्सिस की डायरेक्शन में 7 यूनिट होता तो बाई जे कैप लिख देते, और 7 यूनिट यदि मान लो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 7 के कैप लिख देते। पर 7 के बारे में कुछ पता ही नहीं है किसकी डायरेक्शन में है, न एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, न जेड एक्सिस की डायरेक्शन है, तो वेक्टर ए बी का कैप लिख देते हैं। यदि ए बी इक्वल टू 7 है तो वेक्टर ए बी इक्वल टू 7 और वेक्टर ए बी का कैप, तो वे स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में बदल गई। लेकिन इतना तो ये देखो, अब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे, जब दोनों की स्केलर कंपोनेंट इक्वल है। ठीक है, एक नोट सेकंड भी लिख लो, टू वेक्टर
and B are called, पहले तो आपको बताए थे कि 3 कंडीशन होने पर उसको इक्वल वेक्टर लिखा जाता है। क्या क्या? उसकी पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो और उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल वेक्टर लिखा जाता है। लेकिन यदि इफ टू वेक्टर A and B are called equal vector if scalar component of vector A and B are equal, if scalar components of vector A and B are equal. For example, if वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, x1 i कैप s2 j कैप x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, s2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी will be are equal if x1 is equal to s2, y1 is equal to y2, z1 is equal to z2, that is x1 y1 z1 is equal to s2 y2 z2। कहने का मतलब स्केलर कंपोनेंट जो वेक्टर ए का है वही वेक्टर बी का होना चाहिए। क्वेश्चन है अगला एनसीईआरटी का, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर of the vector with initial point with initial initial point 2 1 and terminal point -5 से 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दिया गया है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं क्या, ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, और टर्मिनल पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -5 7। तो उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए बी, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लिखते कैसे हैं, तो इम्प्लाइज ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5i कैप प्लस 7j कैप। तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालने तरीका तो जान ही चुके हो, ओ बी माइनस ओ ए। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी के स्थान पे क्या लिख दोगे, -5i कैप प्लस 7j कैप, और ओ ए के स्थान पे 2i कैप प्लस j कैप। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू -5i कैप प्लस 7j कैप -2i कैप माइनस j कैप। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू -5i कैप -2i कैप तो -7i कैप, 7j कैप से j कैप निकाल दो तो 6j कैप। ये वेक्टर ए बी आ गया। अब स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी, पहले क्या पूछा है, स्केलर कंपोनेंट ना, तो लिखो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी
आर क्या लिख दोगे, -7 कामा 6 और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी -7 i है कामा 6 j का ये अब देखो क्वेश्चन ने दिया है तीसरा टाइप का एनसीईआरटी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y so that vectors 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap आर इक्वल, तो दोनों वेक्टर भी इक्वल वेक्टर हैं, तो एस वाई की वैल्यू, तो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहलाते हैं, जब दोनों के स्केलर कंपोनेंट इक्वल हो। तो लिखो लेट, एक का नाम रख लिए वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी का नाम रख लिए xi कैप प्लस yj कैप। सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are equal, so scalar components of vector A is equal to scalar components of vector B। तो वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट क्या है 2, 3, इसका क्या है s, y, तो इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू x और 3 इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ s by z सो दैट ये वेक्टर आर इक्वल, उसी में i कैप j कैप के फॉर्म में वेक्टर दे दिए हैं। चौथा ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z सो दैट द वेक्टर कौन xi कैप प्लस 7j कैप प्लस z की कैप एंड 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप आर इक्वल। तो एक वेक्टर का नाम हम क्या रख लेते हैं लेट ए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिख दिए xi कैप प्लस 7j कैप प्लस zk कैप। दूसरे वेक्टर का नाम क्या रख दिए 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप। सिंस वेक्टर a एंड b आर इक्वल, सिंस वेक्टर a एंड वेक्टर b आर इक्वल, सो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट क्या है x, 7, z, इसका क्या है 2, y, 1। तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा बाई कंपेयरिंग s इज इक्वल टू 2, 7 इज इक्वल टू y और z इज इक्वल टू 1। तो s इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 1, यही आंसर है।
एक क्वेश्चन और है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, आपको दिया है आई कैप प्लस 2j कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप इज लिखा है इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? आर द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल? आर तो नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। आर द वेक्टर ए एंड बी इक्वल। इक्वल वेक्टर होने का पैमाना ये नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना पर्याप्त है, स्केलर कंपोनेंट भी सेम होना चाहिए। मेन वही है ना, स्केलर कंपोनेंट ही सेम होना चाहिए ना। हाँ, मेन यही है। चाहे मैग्नीट्यूड, फिर मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा। हाँ, स्केलर कंपोनेंट सेम रहेंगे तो इसे भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। पहले यहाँ पे दो वेक्टर ऐसे हैं कि जिसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते तो हैं, क्या आएगा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो √5 हो गया। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तब भी √5 आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला? वी गेट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बट स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A and B does not are equal. Are equal. So vector A is not equal to vector B. Scalar component of vector A here. Scalar components of vector A क्या है 1 2, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर B क्या 2 1। तो दोनों का कंपोनेंट सेम नहीं है, एक का 1 2 है तो दूसरे का 2 1 है, जबकि पहले का 1 2 है तो दूसरे का भी 1 2 यदि होता तब दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना ये नहीं साबित करता कि दोनों वेक्टर इक्वल है, स्केलर कंपोनेंट ज्यादा जरूरी है ना। अब वेक्टर का जब डायग्राम बना नहीं है तो कैसे जानेंगे पैरेलल है कि नहीं है, उसकी डायरेक्शन सेम है कि नहीं है। इसलिए क्या है, स्केलर कंपोनेंट ही इसकी पहचान है कि दो वेक्टर के इक्वल वेक्टर होने की। ठीक है, अब जाओ सब चैप्टर आसान है, टाइम पीछे कौन कठिन था बताओ?